कि वो नौकरी मांगने का नहीं, न्याय मांगने का आंदोलन है और वो बहुत बड़ा आंदोलन है। डॉक्टर रितु को उन्होंने पहले निशाना बना लिया, इसलिए हम डॉक्टर रितु के साथ खड़े हैं। तब भी खड़े थे जब कोविड था, उस समय भी खड़े थे, उस समय भी आंदोलन किया, मुकदमा हुआ, और आज भी खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक नौकरी ने न्याय मिल नहीं जाता। उनको भी एक बात याद रखनी चाहिए कि आपका अपॉइंटमेंट तब हुआ था जब आपकी सरकार नहीं थी, आपके विरोधी की सरकार थी, फिर भी कोई इंटरव्यू में बैठकर आपको नौकरी दिया ना। 40 साल से आपने उनका कार्यकर्ता रहने के बाद भी आपने इस विश्वविद्यालय में नौकरी की है ना, और आज आप देख रहे हैं कि अच्छा इसको निकाल दो, ये अम्बेडकराइट है, इसको मत ले लेना, ये कम्युनिस्ट है, इसको मत निकालना, ये हमारे यहाँ नहीं आता है। एक एक चीज की सूची बन के आ रही है। कैसा इंटरव्यू? मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, 1 मिनट का इंटरव्यू, 1.5 मिनट का इंटरव्यू। जिस पढ़ाई को पढ़कर यहाँ तक आने में 25 साल लग गए, उसका इंटरव्यू भी 25 मिनट नहीं होता, 2.5 मिनट का इंटरव्यू। लेकिन एक सेटिंग बनी हुई है सबकी, कौन इंटरव्यू लेने जाएगा हम तय करेंगे, कौन प्रिंसिपल बनेगा हम तय करेंगे, कौन परमानेंट बनेगा हम तय करेंगे। लेकिन भाई जो नहीं बोल रहा है उसका भी तो नुकसान हो रहा है। जो चुप है, चेगवेरा की एक लाइन है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे ताकि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में पड़ी हुई है। जितने लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो चुपचाप रहे थे। तो जो चुप रहा वो भी नौकरी से निकाल दिया गया। जो चुप रह करके पैर छूता था, गुरुजी हमारा रख लीजिए, यहां से चैम्बर से निकलता है टीचर, प्रोफेसर, झोला प्रोफेसर के कंधे पे है तो रिसर्च स्कॉलर बिछ जाएगा। अरे गुरुजी आप अपने कंधे पर ये वजन लेके क्यों चल रहे हैं? हम है ना वजन ढोने के लिए। अरे आप गाड़ी से क्यों गेट खोल रहे हैं? हम आपका गेट खोलते हैं। कहीं गड्ढा हो तो रिसर्च स्कॉलर लेट जाएगा कि आपकी गाड़ी में कहीं धक्का न लग जाए। ये विश्वविद्यालय के चैम्बर जो बने बैठे हैं, रिसर्च स्कॉलर की गैंग बना करके सूची बनाई जाती है कि अच्छा तुम्हारा वहां परमानेंट करा दे रहे, तुम्हारा वहां परमानेंट करा दे रहे, तुम जरा उनकी तारीफ कर देना, तुम फेसबुक पर ये लिख देना। इससे तो नौकरी मिल रही दिल्ली विश्वविद्यालय की, और सीधे तौर पर उनके अपने विचारधारा का जो है, उनके अपने खेमे का है, उसको नौकरी दे रहे। तो जो अम्बेडकर की बात कर रहा है वो आंख में चुभेगा, जो फूले पेरियार की बात कर रहा है वो आंख में चुभेगा। इसलिए तुम बहाना बना के उनको नौकरी से निकालता। आज इनको नौकरी से निकाला गया, हो सकता है कल नंबर मेरा आए, परसों नंबर किसी और का आए। तो जो चुप रह करके नौकरी से निकल गया, वो भी जब नौकरी से निकल रहा है तो मैं बोल करके नौकरी से निकलूंगा तो मुझे कम से कम नाज रहेगा कि मैं किसी के सामने झुका नहीं था, अपने उसूलों पर खड़े होकर के नौकरी से निकल। और इसलिए मैं डॉक्टर रितु के समर्थन में खड़ा हूं। संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले इस धरने पर बैठी हुई हमारी वैचारिक साथी, हमारे मिशन आंदोलन की साथी और साथ में विश्वविद्यालय की भी साथी रही, डॉक्टर रितु सिंह के इस हिम्मत, हौसले को मैं सलाम करता हूं। और यहाँ आना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम डॉक्टर रितु का साथ देने के लिए यहाँ आए। असल में हमें ये महसूस होता है, हम जैसे बहुत सारे लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर रितु ने ये हिम्मत की है और यहाँ बैठी हैं। इसलिए यहाँ आकर के हमें हिम्मत मिली है कि लड़ाई इस तरह से बिना डरे अपने उसूलों और अपने अधिकार के लिए लड़ी जानी चाहिए। ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं खुद इसी विश्वविद्यालय का हिस्सा हूं। डॉक्टर रितु की नौकरी जब छीनी गई, इन्हें नौकरी से निकाला गया, उसके पहले हम लोग लगातार नौकरी में होते हुए कभी शिक्षा बचाने की लड़ाई हो, कभी 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई हो, कभी अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, हम लोग साथ में लड़ाई लड़ते रहे। बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय में हैं लेकिन उसमें से लड़ने वाले बहुत कम, और जो भी विश्वविद्यालय से जुड़ा है वो ये बात जानता है, सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते। और उसी बीच में ये दिन आया कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वही पद, वही ओहदा जो डॉक्टर रितु का था वही मेरा। ये भी एडहॉक प्रोफेसर थी,
असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक, वही हम भी थे। तो उस समय भी हम लोगों ने उस दौलत राम कॉलेज के गेट पर खड़े होकर, कोविड का समय था और कोविड के समय बहुत कुछ खुल गया था, रैलियां, लोग, नेता लोग रैली कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय पर उनका नियम कानून अलग था। लेकिन जब नौकरी से निकाल दिया गया तो वहां लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में हम लोग भी शामिल हुए। उसका भी एक मुकदमा हुआ। उस मुकदमे में चूंकि हम लोग की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एक तरफ से खड़ा था इस आंदोलन में, तो उसके साथ वो पूरा मुकदमा चलता रहा। हम कोर्ट गए, वहां पर सुनवाई होती रही। तो जब कभी हमारी तरफ से कोई बोलता था तो यही बात बोली जाती थी कि आप एक बार देखें कि जिस पर आपने FIR किया वो मामला क्या है। वो मामला ये है कि एक शिक्षिका जो अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुई, उसके पास डिग्री है, उसके पास एलिजिबिलिटी है, वो अपने हुनर से वहां पहुंचे और उसको ये कह के निकाला जाए कि आपके विद्यार्थी आपसे सहमत नहीं है, उनकी शिकायत है। और जब इस मामले में मैंने डॉक्टर रितु का इंटरव्यू सुना, वो तो मामला चल ही रहा, ये जब धरने पर बैठ गई, हम लोग जब भी मिलते थे तो पूछते थे तो ये हो रहा था कि भाई सब तरफ तो वही लोग हैं, प्रिंसिपल को बचाएगा कौन, जो सिस्टम में है, जो कुलपति है, जो ताकतवर लोग हैं, और लड़ना किसे है जिसकी नौकरी भी छीन ली गई। आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति अपने कई करियर के ऑप्शन को छोड़ करके एक विकल्प चुने कि मुझे प्रोफेसर बनना है, उसके लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत है वो पढ़ाई किया, उसके लिए जिस एग्जाम को पास करने की जरूरत है वो एग्जाम पास किया, पूरा आपके इंटरव्यू देकर के आपके कॉलेज में अपॉइंट हुआ, तो उसके हुनर, उसकी काबिलियत का तो टेस्ट आपने कर लिया जिसमें वो कामयाब है। उसके बाद आपने ये आरोप लगाया कि भाई हम इन्हें निकाल रहे 4 महीने बाद। क्यों निकाल रहे? क्योंकि इनके बच्चों ने शिकायत की, और जब इनका इंटरव्यू और अब जब ये धरने पर बैठ गई तो पूरे देश में लोगों को ये पता चला कि जिन बच्चों के शिकायत पत्र लगाए गए वो बच्चे उस महाविद्यालय के हैं ही नहीं। आप कल्पना करिए कि इतनी बड़ी साजिश, और ये आंकड़ा तो कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब आप सोचिए कि क्या ये ऐसे ही हो गया होगा कि कोई फेक कंप्लेन बनाई जाए, बच्चों से लिखवाया जाए। मैं इसे विश्वविद्यालय का हूं तो कुछ एक बातें आप लोगों को और साझा कर रहा हूं। लगातार उच्च शिक्षा पर हमला हो रहा है। अभी संचालिका महोदया ने बोला कि भाई हम लोग की लड़ाई क्या है, हम लोग की लड़ाई संविधान की लड़ाई है, सबको बराबरी न्याय मिले, हक हुकूक मिले, और उसके साथ हमारी लड़ाई ये है कि सबको शिक्षा मिले। क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो हम उसी शिक्षा की बदौलत खड़े हैं, और उसी शिक्षा के हक की लड़ाई हमारे पुरखे फूले, अंबेडकर, पेरियार सबने उसी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मुक्ति का एक द्वार है शिक्षा। तो हम जाकर के जमाने में लोगों को समझा रहे कि भाई अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, घर में रिश्तेदारी में 1 रुपया कम खर्च करो, किसी पाखंड में 1 रुपया भी खर्च मत करो, इन सब से जो पैसा रुपया बचे उससे अपने घर के बेटा बेटी को शिक्षा दिलाओ। यही हमारी लड़ाई है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो पाखंड से दूर होगा, अंधविश्वास से दूर होगा, शिक्षित होगा तो अपने हक को जानेगा, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है। तो हम दुनिया में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उन्हें डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। और जब कोई हमारे बीच का व्यक्ति संघर्ष करके यहां तक पहुंच जाए और उसको हम देख रहे हैं कि उसको प्रोफेसर बनने की काबिलियत के बाद प्रोफेसर की नौकरी छीन लिया, तो भाई हमसे तो लोग पूछेंगे ना कि आप तो हमें कह रहे हो शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए, प्रोफेसर बनेंगे, और जब कोई प्रोफेसर बन गया और उसकी नौकरी छीन ली जाए तो फिर इसका क्या जवाब हम देंगे? फिर हमें जब ये तथ्य लोगों को पता चलेगा कि भाई जिनसे कंप्लेन कराई गई वो बच्चे तक नकली हैं और उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है,
SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो अब इस पूरे प्रकरण से यह बात तो तय होती है कि आप कानून का सहारा लें, आप न्याय की उम्मीद करें तो किससे करेंगे? और उसके बाद जिनको न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, अभी वकील साहब हैं, भानु जी, महमूद प्राचा साहब हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत संघर्ष करने वाले एक्टिविस्ट लोग। क्योंकि भाई वैसे तो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन डॉक्टर रितु के साथ खड़े होने वाले कितने कम हैं। मैं भी बहुत देर से आ पाया, सोशल मीडिया पर हमारा पूरा समर्थन रहा है, लेकिन अभी इस चीज को यहां तक लाने में समय लगा। तो जो हिम्मत इन्होंने की है, जो हिम्मत की कि भाई अगर हम नहीं लड़ेंगे अपने न्याय के लिए, और अगर कल्पना करिए हम अपने हक के लिए नहीं बचा पाए, अपनी नौकरी नहीं लड़ पाए, तो लोग हमसे ये बात पूछेंगे ना कि भाई आप अपने को तो बचा नहीं पा रहे, समाज को कैसे बचाएंगे? मुझे ये लगा कि डॉक्टर रितु ने ये आंदोलन यहाँ खड़ा करके एक पैगाम पूरे समाज को दे दिया है कि अगर हमारे ऊपर भी जुल्म ज्यादती होगी तो हम बिना डरे, बिना चुप रहे उसका प्रतिकार करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मैं डॉक्टर रितु की इस हिम्मत को सलाम करने आया हूं कि भाई अगर गलत कुछ होगा तो उसकी हक की लड़ाई लड़ी जाए और इस बात को समझा जाना चाहिए। कुछ लड़ाइयां, आप बैनर देखिए, ये जो पीछे बैनर पर लिखा हुआ है, मैंने सोशल मीडिया पर ये देखा और मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि आज अगर ये हमारे वकील लोग ना होते, डॉक्टर रितु ने जब पहले दिन यहाँ हुआ तो उन्होंने अपने बयान में बोला कि भाई रोहित वेमुला अगर हम हो जाएं तो कैंडल लेकर के हमारा पूरा समाज तो सड़क पर आ जाता है, लेकिन अगर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसका साथ कब देंगे आप? और इन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत अवसाद में थे, लेकिन हमारे साथ हमारे महमूद प्राचा साहब हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, ये लोग खड़े हुए, हिम्मत मिली, न्यायपालिका तक गए। तो मैं तो सलाम करता हूं इस पूरी टीम का। और तब उन्होंने उस हिम्मत से ये बात लिखी कि हमें नौकरी नहीं चाहिए अब, वो तो हमने ऑलरेडी अपने हुनर पर ले ली थी, हमने मांग के नौकरी नहीं ली थी। इन्होंने इंटरव्यू देकर, मेरिट जुटाकर, लेख लिखकर, PhD में इनरोलमेंट कराकर अपनी काबिलियत से नौकरी तो ले ली थी और नौकरी आपने छीन ली। और अब ये आंकड़े आ रहे हैं जो कोर्ट में पेश हो चुके हैं कि नौकरी आपने बहुत साजिश करके छीनी है। तो भाई अब हमें नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। और ये बहुत हिम्मत का काम है, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और ये इसलिए हिम्मत का काम है कि आज डॉक्टर रितु के साथ जो काम हो रहा है वो कल हमारे साथ हो सकता है। डॉक्टर रितु से पहले भी बहुत सारे लोगों को ऐसे पता नहीं किस किस नाम पर नौकरी से निकाल दिया गया होगा, शायद उनको इतनी हिम्मत नहीं रही होगी, वो नहीं बोल पाए होंगे। इसलिए जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपने न्याय के लिए लड़ता है तो वो केवल निजी लड़ाई नहीं लड़ जाती, वो पूरे समाज को हिम्मत देने वाली लड़ाई हो जाती है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ और मैं लड़ सकती हूँ तो आपके साथ भी जब गलत हो तो आप भी खड़े होना, हम एक दूसरे की हिम्मत बनने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मुझे ये बहुत शानदार बात लगी कि मैं अब न्याय चाहिए। और मैं यहाँ पर खड़े होकर के साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ, जो लड़ाई आज डॉक्टर रितु की है वो लड़ाई असल में हमारी भी लड़ाई है। आज इनके साथ है, कल हमारे साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। और अगर आज हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा? और अगर हम अपने साथियों के साथ नहीं खड़े हैं तो हम बाहर दुनिया में क्या लड़ाई लड़ने जाएंगे जो अभी शिक्षित नहीं हो पाया, जागरूक नहीं हो पाया। तो ये लड़ाई दरअसल यहाँ खड़े होकर कोई भाषण देने की बजाय मैं केवल ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि ये हमारे हिस्से की लड़ाई डॉक्टर रितु लड़ रही है और हर कदम पर हम इनके साथ खड़े हैं। और जब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी तब तक हम इनके साथ खड़े। और हम तो चाहते हैं, हम तो ये आंदोलन करने का मतलब क्या है भाई? डॉक्टर रितु के पास तो ईडी सीबीआई नहीं है कि वो छापा मार के डरा दे। ये तो ताकतवर भी नहीं है कि किसी को पद पर रख दे, किसी का पद छीन ले। पद पर रखने और पद से हटाने का काम तो ओहदे पर बैठे लोग करते हैं ना। ये लड़ाई किस चीज की है कि हमारे आपने डॉक्यूमेंट दिया कि हम आपको इस वजह से नौकरी से निकाल रहे हैं। तो वकील और डॉक्टर रितु ने सबने मिलकर डॉक्यूमेंट कोर्ट में रखा
कि जो आपने प्रमाण दिया है वो प्रमाण गलत है, तो कोर्ट इसकी सुनवाई करे और तत्काल में ये काम होना चाहिए। SC ST एक्ट अगर लग गया, डॉक्टर रितु दो पहचान से आती है। हम लोग अपने समाज को क्यों खूबसूरत बनाना चाहते हैं? हम जानते हैं कि समाज में जो जितना हाशिए पर ढकेल दिया गया है, उसके लिए अपने हक के लिए लड़ना, बोल पाना उतना ही कठिन हो गया। अगर कोई जातियों में दलित तबके का है, शेड्यूल कास्ट से आता है, शेड्यूल ट्राइब से आता है, तो वो सबसे हाशिए पर ढकेल दी गई पहचान है। और उनमें भी अगर कोई महिला है तो वो दुगनी पहचान उतनी हाशिए पर ढकेल दी गई है। वहां से कोई खड़ा होकर के लड़ने की हिम्मत करके दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर बैठ जाए तो ये सामान्य हिम्मत का काम नहीं है, ये बहुत हिम्मत का काम है। और हम केवल यहां से ये मांग करते हैं कि न्याय होना चाहिए, जो गलत है उसे सजा मिले, जो सही है उसके साथ न्याय हो। और हम जानते हैं कि अब तो विश्वविद्यालयों में कौन लोग प्रोफेसर बन रहे हैं। आप जिस पावर में जिसके पास है, जिसके पास ताकत है, जो सत्ता में है, आप उनके जाके पैर छूइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप उनकी विचारधारा का झंडा उठा लीजिए, आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। और आप उनकी विचारधारा को नहीं मानते, आपको कभी इंटरव्यू में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आज जो हो रहा है, डॉक्टर रितु तो शुरुआत कर रहे हैं उस लड़ाई की। ये लड़ाई मुझे लगता है कि शिक्षा को बचाने की लड़ाई तक जानी चाहिए। इतना बड़ा विश्वविद्यालय, ये केवल नौकरी बचाने की लड़ाई नहीं है। मैं यहां से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस विश्वविद्यालय मैं आया हूं तो मुझे पता है कि हलचल विश्वविद्यालय में होगी। हमें भी नोटिस दिया जाएगा कि भाई तुम कैसे चले गए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कई नोटिस दिया जा चुका है, हम भी उनके निशाने पर। लेकिन अब पता नहीं, डॉक्टर रितु को उन्होंने पहले निशाना बना लिया, इसलिए हम डॉक्टर रितु के साथ खड़े हैं। तब भी खड़े थे जब कोविड था, उस समय भी खड़े थे, उस समय भी आंदोलन किया, मुकदमा हुआ, और आज भी खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक नौकरी ने न्याय मिल नहीं जाता। और ये लड़ाई इसलिए भी लड़ी जानी चाहिए, आज एक व्यक्ति अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनने के ओहदे तक कोई पहुंच गया, उसके साथ अन्याय हो गया, वो न्याय नहीं ले पाया, ये गांव वालों को हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़के न्याय पा जाएंगे? जहां न मीडिया है, ना जहां कोई बोलने वाला, जहां कोई शायद महमूद प्राचा, शायद कोई भानु प्रताप सिंह भी ना हो, कोई दमदारी से खड़े हो जाए कि नहीं हम आपके लिए कोर्ट में खड़े होंगे। यहाँ तो देश भर से लोग आ रहे हैं, और डॉक्टर रितु को हमारी भी हिम्मत मिले, हमें भी लोग फोन करके पूछते हैं कि भाई वो आंदोलन कैसा है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, वो आंदोलन आप उनके बैनर पर देखिए, वो नौकरी मांगने का नहीं, न्याय मांगने का आंदोलन है, और वो बहुत बड़ा आंदोलन है। आज भले ही थोड़े से लोग हैं, आज भले ही थोड़े से लोग हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कल यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर का रंग बदल दिया जाए, सारे लोग एक ही विचारधारा के भर्ती कर लिए जाएं। भाई ये विश्वविद्यालय में आज जो भर्ती हुए लोग हैं, जो उनकी विचारधारा को मानते हैं, उनको भी एक बात याद रखनी चाहिए कि आपका अपॉइंटमेंट तब हुआ था जब आपकी सरकार नहीं थी, आपके विरोधी की सरकार थी, फिर भी कोई इंटरव्यू में बैठकर आपको नौकरी दिया ना। 40 साल से आपने उनका कार्यकर्ता रहने के बाद भी आपने इस विश्वविद्यालय में नौकरी की है ना। और आज आप देख रहे हैं कि अच्छा इसको निकाल दो, ये अम्बेडकराइट है, इसको मत ले लेना, ये कम्युनिस्ट है, इसको मत निकालना, ये हमारे यहाँ नहीं आता है। एक एक चीज की सूची बन के आ रही है। कैसा इंटरव्यू? मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, 1 मिनट का इंटरव्यू, 1.5 मिनट का इंटरव्यू। जिस पढ़ाई को पढ़कर यहाँ तक आने में 25 साल लग गए, उसका इंटरव्यू भी 25 मिनट नहीं होता, 2.5 मिनट का इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू लेने आता है, अगर उसको हमारी चेयर पे बिठा दे तो उसको भी पसीना आ जाए, वो इंटरव्यू लेने के काबिल नहीं। लेकिन एक सेटिंग बनी हुई है सबकी, कौन इंटरव्यू लेने जाएगा हम तय करेंगे, कौन प्रिंसिपल बनेगा हम तय करेंगे, कौन परमानेंट बनेगा हम तय करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर रितु जो पहले से और हमसे कहते हैं कि भाई आप क्लास के बाहर बोलते क्यों हैं, ये प्रोफेसर बनने का ओहदा, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोफेसर बनने का ओहदा सरकारी नौकरी नहीं है, हम सरकार के मुलाजिम नहीं है, हम अपनी गवर्निंग बॉडी, अपने विश्वविद्यालय के मुलाजिम होते हैं। हमको सरकार ने नौकरी नहीं दी, इस विश्वविद्यालय परिसर ने दी, जो स्वायत्त होता है, ऑटोनोमस होता है। इसलिए हम आजाद हैं कि हम अपने समाज और सरकार के बारे में बात कर सकते हैं। हम प्रोफेसर हैं
उससे पहले इस देश के नागरिक हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के बारे में बोलेंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ भी बोलेंगे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ाती हैं, आप बाहर बोल रही हैं इसलिए हम आपको नौकरी पर निकालेंगे। कैसे निकाल सकते? कागज दिखाइए। कोई अगर ऐसा नियम का शर्त आपने लगाई हो तो कागज दिखाइए जहां पर ये लिखा है कि आप बाहर नहीं बोल सकते। एक प्रोफेसर तो आलोचक होता है। हम जैसा क्लासरूम बनाना चाहते हैं पहले वैसा समाज तो बने, और अगर समाज हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा क्लासरूम अच्छा कैसे होगा? अगर बाहर कोई समाज में बुराई है उस पर हम कोई बात ना बोले तो हम अपने क्लासरूम को अच्छा कैसे बना लेंगे? इसलिए एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा नागरिक भी होना चाहिए। और डॉक्टर रितु अगर अच्छे नागरिक होने को चुन लेती हैं तो शायद यह भी बहाना बनाया गया कि इनको इंटरव्यू के बाद, इनको 4 महीने के बाद कहा जाए कि हम आपकी नौकरी छीन रहे हैं। इसलिए हम इस परिसर के हैं और हम अंदर का सारा खेल जानते हैं। हमारे जैसे लोग इस खेल को झेल रहे हैं, और ये बात देश तक लोगों को जानी चाहिए कि ये लड़ाई, आप तो देश के बाहर बैठे लोग, आपको पता ही नहीं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में SC ST OBC प्रोफेसर बने हैं वो भी डरते हैं कि भाई हमारी नौकरी न चली जाए। मैं भी यहाँ आया हूँ और मैंने सोशल मीडिया पर समर्थन किया तो मुझे पता है कि इसका नुकसान होगा, लेकिन भाई जो नहीं बोल रहा है उसका भी तो नुकसान हो रहा है। जो चुप है, चेगवेरा की एक लाइन है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे ताकि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में पड़ी हुई है। जितने लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो चुपचाप रहे थे। तो जो चुप रहा वो भी नौकरी से निकाल दिया गया। जो चुप रह करके पैर छूता था, गुरुजी हमारा रख लीजिए, यहां से चैम्बर से निकलता है टीचर, प्रोफेसर। और मैं तो सोशल मीडिया पर लिखता रहा हूं, बड़े लोगों को बुरा लगता है, लगे झोला प्रोफेसर के कंधे पे है तो रिसर्च स्कॉलर बिछ जाएगा। अरे गुरुजी आप अपने कंधे पर ये वजन लेके क्यों चल रहे हैं? हम है ना वजन ढोने के लिए। अरे आप गाड़ी से क्यों गेट खोल रहे हैं? हम आपका गेट खोलते हैं। कहीं गड्ढा हो तो रिसर्च स्कॉलर लेट जाएगा कि आपकी गाड़ी में कहीं धक्का न लग जाए। ये विश्वविद्यालय के चैम्बर जो बने बैठे हैं, रिसर्च स्कॉलर की गैंग बना करके सूची बनाई जाती है कि अच्छा तुम्हारा वहां परमानेंट करा दे रहे, तुम्हारा वहां परमानेंट करा दे रहे, तुम जरा उनकी तारीफ कर देना, तुम फेसबुक पर ये लिख देना। इससे तो नौकरी मिल रही दिल्ली विश्वविद्यालय की, और सीधे तौर पर उनके अपने विचारधारा का जो है, उनके अपने खेमे का है, उसको नौकरी दे रहे। तो जो अम्बेडकर की बात कर रहा है वो आंख में चुभेगा, जो फूले पेरियार की बात कर रहा है वो आंख में चुभेगा। इसलिए तुम बहाना बना के उनको नौकरी से निकालता। आज इनको नौकरी से निकाला गया, हो सकता है कल नंबर मेरा आए, परसों नंबर किसी और का आए। तो जो चुप रह करके नौकरी से निकल गया वो भी जब नौकरी से निकल रहा है तो मैं बोल करके नौकरी से निकलूंगा तो मुझे कम से कम नाज रहेगा कि मैं किसी के सामने झुका नहीं था, अपने उसूलों पर खड़े होकर के नौकरी से निकल। और इसलिए मैं डॉक्टर रितु के समर्थन में खड़ा हूं। ये चाहती तो नौकरी से निकलने के बाद किसी प्रोफेसर के चैम्बर में जाकर कहते हैं कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमें नौकरी दिलवा दीजिए, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम अब कोई काम नहीं करेंगे सामाजिक। लेकिन डॉक्टर रितु ने ये काम नहीं चुना। वो चाहती तो झुक करके, समझौता करके नौकरी जैसे बाकी लोग ले रहे वैसे लेते, लेकिन उन्होंने अगर ये काम चुन लिया है तो इन्हें पता है कि ये धरना करने के बाद ये कभी नौकरी से नहीं रखेंगे। इसी विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर ऐसे रिटायर हो गए जिनकी डिग्री फर्जी है। भाई डिग्री केवल वो बड़े वाले नेता की फर्जी नहीं है, उस पर कोई बात नहीं होती, और हम जानते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन चूंकि आपस का एक रिश्ता होता है, हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचा लेना, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुमको कमेटी में डाल देंगे, तुमको जो है हम अपॉइंट कर देंगे, बड़े ओहदे पर चले जाना, तुमको ये डिग्री दे देंगे, तुमको विदेश भेज देंगे डिपोटेशन पर। सब एक दूसरे के समझौते से चल रहे हैं। हम तुमको प्रिंसिपल बनाएंगे, तुम हमको वाइस चांसलर बनवा देना। इसी से तो पूरा देश चल रहा है। विश्वविद्यालय क्या बना रहे हो आप? ये कूड़े के घर में तब्दील हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद वैसे ही फीस महंगी हो गई, वैसे ही विश्वविद्यालय का सिलेबस कैसे बदला जा रहा है, वैसे ही सारी चीजें बदली जा रही हैं। ये तो इस विश्वविद्यालय में ऑलरेडी हो रहा है, और देश के लोगों को जब तक पता चलेगा कि शिक्षा चौपट हो जाएगी तब तक बचाने को कुछ बचेगा नहीं। तो अभी उसकी लड़ाई कोई क्या लड़े? यहाँ एक अपना साथी अगर नौकरी से निकाल दिया गया और उसको हम न रोक पाए, हम जानते हैं कि यहाँ खड़े होने के बाद ये नौकरी वापस नहीं मिलेगी। हम ये भी जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो हम भी चुपते हैं उनकी आंखों में। लेकिन एक बात है, हम क्यों चुपते हैं? हम शुरू से ऐसे थे क्या?
वो एक शेर है ना बहुत महत्वपूर्ण कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ते, फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो पहले तो हमारे लोग अच्छा जितने चुपचाप बैठे हैं डॉक्टर रितु की तरह नहीं बोल रहे या मेरी तरह नहीं बोल रहे, तुम उन्हीं को परमानेंट कर देते। कोई परमानेंट नहीं हो रहा है भाई, परमानेंट वो हो रहा है जहां वहां से लिस्ट आ रही है। और इशारा समझदारों को इशारा काफी समझ जाइए। तो जो महिला एक वंचित शोषित तबके से आकर के यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की चार दीवारी पर खड़ी होकर के अपने हक के लिए अगर लड़ रही है, मैं जानता हूं और ये बात महसूस कर रहा हूं कि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। और मैं यहाँ खड़े होकर डॉक्टर रितु की हिम्मत को अपनी हिम्मत देकर के मजबूत करना चाहता हूं और इनसे हिम्मत लेकर के लौटूंगा कि ऐसे न्याय की लड़ाई और लड़ाई जानी चाहिए। और आज इस देश में 3 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पढ़ाने जाने के लिए लाठी खाई, गाली खाई, गोबर खाया, आज अगर वो होंगे कहीं प्रकृति में कहीं भी उनका वजूद होगा तो एक लड़ती हुई महिला को देखकर खुश हो रही होंगी सावित्रीबाई फूले कि चलो शिक्षा के लिए एक महिला अपने हक के लिए बोल रही है। आज रितु बोल रही हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि कल हम अगर हमारे शिकार होंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं, हम सब आते रहेंगे, लगातार इस आंदोलन में शामिल रहेंगे और न्याय होना चाहिए। हमारी एक ही मांग, जो गलत है उसको सजा मिले, जो सही है उसके साथ न्याय हो। और इस न्याय की लड़ाई में हम आखिरी वक्त तक संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक, हम संविधान को मानने और बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बदलने वाले लोग नहीं है भाई, हम संविधान को मानने और बचाने वाले हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है कि हमें अगर कोई चीज गलत लग रही है तो हम यहाँ पर खड़े होकर के अपना धरना चला सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आलोचना करते हैं, बिजली नहीं देंगे, वॉशरूम नहीं जाने देंगे, अप्रत्याशित रूप में अटैक करेंगे, आप ये मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। तो रितु जी, हमारे पुरखों का बहुत मनोबल टूटा, फिर भी उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि हम यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए हिम्मत हमारे पास बहुत है, तमाम लोग हैं, मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। और हम इस लड़ाई को बिना लड़े आपके साथ हैं तब तक, जब तक कि आपकी जीत ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।